नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला ब्यूरो चीफ ऑफ अयोध्या, लखनऊ सुपरफास्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। साथियों, इसमें विश्व विख्याति अयोध्या से भगवान श्री राम की नगरी, इसमें हम मौजूद हैं अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रुदौली विधानसभा के लगातार 2 बार विधायक, 2 बार पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे, अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी, दमदार शख्सियत, बेहद शानदार नेता हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास अली ज़ैदी रुश्दी मियाँ जी। आइए हम जनता के कुछ सवालों पर, जो जनता ने अपने सवाल पूछे थे, उन सब पर हम चर्चा करेंगे और आइए हम जानते हैं इनके कुछ अन्य बारे में। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत बहुत राष्ट्रीय धन्यवाद। प्रसार में। सर, हर एक व्यक्ति का राजनीति में आने का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, तो आपके राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था? देखिए, मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। जी। अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर के परिवार के अन्य सदस्यों की तरह जी। मेरा इरादा भी नौकरी करने का था। जी। और उसी दौरान मेरे दादा, उनकी जी। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जी। और पिताजी मेरे विदेश में थे। जी। तो उन्होंने ये ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि अब पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और नौकरी भी मेरी लग गई थी कि अमेरिकन शिपिंग कंपनी थी उसमें। जी। तो उन्होंने ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि 1 साल मैं उनके साथ रहूँ, ताकि जी। विदेश में जो भी उनका काम है उसको वाइंड अप करके वो स्वयं आ सके रुदौली। जी। रुदौली आके रहे, अपने पुरखों की ज़मीन थी, लोगों जी। से मिलना-जुलना हुआ जी। 1996 में। और शुरू से हम लोग समाजवादी पार्टी से लखनऊ में भी जुड़े थे। समाजवादी पार्टी के यूथ विंग में हम लोग कार्यकर्ता थे। जी। तो जब रुदौली आए तो यहाँ पर एक बड़ा एक दायरा हुआ, जी। लोगों से मिलना-जुलना हुआ और इसी तरह समाजवादी पार्टी के नगर संगठन का मैं अध्यक्ष हुआ और वहाँ से जी। मैंने रुदौली में समाजवादी पार्टी और राजनीति की शुरुआत की। जी। सर, पहली बार आप विधायक कौन से सन में बने थे सर? सन 2002 में। 2002 में। जी। सर, 2002 में आप विधायक बने। एक जो जब जनता के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि लोग कहते हैं कि आप अखिलेश जी के साथ में पढ़े हुए हैं विदेश में। क्या ये बात सही है सर? लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये सब रहता है। तो हमने कहा नहीं, ठीक विधायक जी से हम पूछेंगे ये बात। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जी। प्रारंभिक शिक्षा मिलिट्री स्कूल ढोलपुर में हुई है जी। और हम लोग लखनऊ कॉल्वेंट तालुकदास कॉलेज में पढ़ते थे। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि लखनऊ में जब हम लोग रहते थे जी। और समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, जी। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उस ज़माने में लखनऊ में ज़्यादा उनका समय गुज़रता था। जी। तो काफ़ी समय उनके साथ हम लोगों का कॉमन फ्रेंड सर्कल था, काफ़ी समय हम जी। लोग उनके साथ गुज़ारते थे। जी। लेकिन वो एक राजनीतिक फ़ेज़ नहीं था, जी। एक नॉन पॉलिटिकल फ़ेज़ था। जी। सर, आपने जब आपने समाजवादी पार्टी से जब आपका टिकट कटा था 2022 में, तो आपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ कर के मैं बहुजन समाज पार्टी में जा रहा हूँ और कार्यकर्ताओं से आपने ये भी कहा था अपने चाहने वालों से कि दुआ करना कि अब हमेशा मेरी राजनीति जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे। तो क्या ऐसा कारण रहा कि अभी पंचवर्षीय भी नहीं बीता और आप समाजवादी पार्टी में आ गए? क्या बहुजन समाज पार्टी में जो सम्मान समाजवादी पार्टी में मिल पा रहा था, वो सम्मान क्या बहुजन समाज पार्टी में नहीं मिल पा रहा था? ये जनता की सवाल है सर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का मैं बहुत आभारी हूँ जी। कि जिस समय परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम लोगों को चुनाव लड़ना था, जी। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने उस वक़्त विश्वास व्यक्त किया। जी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पुराने साथियों ने जी। मिल कर के हम लोगों ने एक चुनाव लड़ा। जी। रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी में सम्मान का, जी। तो बहुजन समाज पार्टी में मुझे सम्मान मिला। जी। लेकिन जो आपने मूल प्रश्न किया कि क्या कारण है कि हम लोग समाजवादी पार्टी में आए, तो मैं इसमें आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि 2022 की जो परिस्थितियाँ बनी थी, पूरा उत्तर प्रदेश जानता था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी। आम जनमानस भी इसको मानता था, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्तागण भी मानते थे। जी। उस समय बहुत अफ़सोस और तकलीफ़ होती है जब आप जी। 27-28 साल किसी परिवार के सदस्य हों जी। और परिवार छोड़ के जाना पड़े। जी। समय कम था, समय का अभाव था, एक निर्णय लेना था। जी। एक निर्णय लिया, उस निर्णय के ऊपर मैं और कुछ नहीं कह कर के इतना कहूँगा कि समाजवादी विचारधारा कोई 1-2 दिन में नहीं आती है। जी।
हम लोगों ने 1993 में समाजवादी पार्टी का 92 में गठन हुआ। जी 93 से समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आए हैं। जी समाजवादी पार्टी के संगठन में काम किया है। जी समाजवादी पार्टी के विधानमंडल के सदस्य हम लोग रहे हैं। जी कई जिले में हम समाजवादी पार्टी के प्रभारी भी रहे हैं। तो जी निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि वापसी का कारण सिर्फ इतना था जी कि आज पूरा उत्तर प्रदेश, जी हर वो व्यक्ति जो बदलाव चाहता है, जी हर वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है जी या जो देश की जो सरकार है, जी इन दोनों सरकारों से जो लोग परेशान हैं, जी विशेषकर नौजवान जो परेशान हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, जो जी किसान परेशान हैं या जी महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है जी या दवाओं की उपलब्धता का प्रश्न है जी या एजुकेशन का प्रश्न है। जी इन सारी बातों पर सिर्फ मैं ही नहीं, जी उत्तर प्रदेश का हर वो व्यक्ति जो बदलाव चाहता है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ा है। जी और हम लोग समाजवादी पार्टी में अपने परिवार में वापस आए हैं। जी अपने परिवार के ही सदस्य थे, कुछ समय के लिए हम लोग अलग रहे, जी लेकिन सोच हमारी समाजवादी हमेशा से रही है जी और हमेशा रहेगी। जी हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ आने का निर्णय इसलिए लिया जी क्योंकि आज देश में जिस प्रकार से आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जैसे नेता जी आज जिस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, जी मैं ये समझता हूँ कि ये दायित्व है हर उस व्यक्ति का कि जी जो समाजवादी विचारधारा का है कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हो। जी। सर आपने कहा कि हमारे बसपा में जाने के बाद में भी जो हमारी विचारधारा थी वो समाजवादी विचारधारा थी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आप 2022 में अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर देते, तो समाजवादी पार्टी का आज यहाँ से विधायक होता? क्या स ये चीज़ें बहुत हो सकता है कि आपके लिए भी बहुत तीखे प्रश्न हो ये प्रश्न, ये जनता के प्रश्न हैं सर और जनता ये जानना चाह रही है कि आप कह रहे हैं कि हमारी समाजवादी विचारधारा थी शुरू से। जब आपकी समाजवादी विचारधारा थी, तो कौन-सी ऐसी मजबूरियों ने आपको विवश कर दिया, झकझोर कर रख दिया कि हमको समाजवादी पार्टी छोड़कर अब दूसरे पार्टी का दामन थामना ही ज़रूरी है? लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायक से जी, हम लोग संघर्ष करते रहे जी, और 10 सालों से संघर्ष कर रहे थे। जनता की छोटी-बड़ी समस्याएँ और विशेषकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। जी सर। उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे जी, और हम लोगों को लड़ने की आदत आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से सीखी है हम लोगों ने। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को हमेशा एक बात सिखाई कि जी, समय और परिस्थितियों के सामने समझौता नहीं किया जाता है, जी, समय और परिस्थितियों से लड़ा जाता है। जी, और अब समय और परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि जिस समय जिस लड़ाई को हम लोग समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ना चाहते थे, जी, कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि हाँ, समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ने का अवसर नहीं मिला, जी, परंतु लड़ाई कैसे छोड़ी जा सकती थी। और हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया और रहा सवाल प्रश्न आप उठा के देख लें समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से लेकर अब तक। जी, सिर्फ 3 बार समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है। जी, 1 बार स्वर्गीय इश्तियाक खान जीते हैं, 2 बार जी, मैं जीता हूँ। जी, तो ये आप प्रश्न करना ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक बनाते हैं। जी, समाजवादी पार्टी के पास इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे कर्मठ, सबसे जी, मजबूत और सबसे ईमानदार कार्यकर्ता हैं। जी, और यही वजह है कि मैं किसी को विधायक बनाने की स्थिति में नहीं हूँ। जी, समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने जी, मेहनत की, लगन किया। जी, ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ थे, हम उनको बधाई देंगे। जी, हमने इस बात को लेकर के कभी ये नहीं सोचा कि जी, मेरे साथ इतने साल तक काम करने के बाद वो मेरे साथ क्यों नहीं गए। जी, मुझे बल्कि खुशी हुई जी, कि जिस समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा था, जी, वो उनके सामने वो परिस्थितियाँ नहीं थी जो मेरे सामने थी। लिहाज़ा उन परिस्थितियों का उन्होंने मुकाबला किया और भरपूर कोशिश की यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताने की। अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीती, तो ये चुनाव का एक एक वो रास्ता है। जी, चुनाव में हार और जीत दोनों होती है। जी। सर पूर्व आईपीएस ऑफिसर अरविंद सेन यादव जी ने आपको कहा कि रुधौली से आनंद सेन जी का चुनाव हारना और रुश्दी मियाँ जी का चुनाव लड़ना, ये कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद जी की और रुश्दी मियाँ जी की सोची-समझी साजिश के तहत आनंद सेन यादव जी को रुधौली से चुनाव हराया गया। अगर सोची-समझी साजिश नहीं होती, तो अवधेश प्रसाद जी के सपा लोकसभा प्रत्याशी बनाए के बाद में ही तुरंत रुश्दी मियाँ जी समाजवादी पार्टी कैसे जॉइन कर लिए, कैसे शामिल हो गए और उनकी विचारधारा अचानक कैसे बदल गई? ये सबसे बड़ा सवाल पूछा है हमने एक इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू के माध्यम से पूछा है अरविंद सेन जी ने। देखिए आदरणीय अरविंद सेन जी इस देश की प्रतिष्ठित पुलिस सेवा से जुड़े रहे।
जी और मैं उनका सम्मान करता हूँ। जी जो उन्होंने कहा है, उस बात का उत्तर मैं इसलिए नहीं देना चाहता, जी क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल बात होती, कोई राजनीतिक दृष्टि होती, तो मैं उस पे जवाब ज़रूर देता। जी सर ये गैर राजनीतिक बात है, इसका उत्तर नहीं देना चाहता। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने समाजवादी पार्टी को बनाया था। जी लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब समाजवादी चौधरी चरण सिंह जी के देहांत के बाद, जी जब समाजवादी विधानमंडल में चौधरी अजीत सिंह जी में और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी में जी चुनाव हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जी उस वक़्त 18 विधायकों का समर्थन लेकर के आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था। जी ये पहला अवसर था जब प्रदेश में एक किसान का बेटा, जी एक पिछड़ी जात में जन्मा एक गरीब परिवार का बेटा इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ था। जी तो आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने समाजवादी पार्टी को हमेशा ताकत देने का काम किया है, जी समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया है। जी जनपद अयोध्या जी से सांसद बनाने में उनका हमेशा सहयोग रहा। जी जब समाजवादी पार्टी के विधायक बने उनका सहयोग रहा। जी जिला पंचायत के चुनाव में उनका सहयोग रहा और उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जी समाजवादी पार्टी में मुझे आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा होना था। जी मैंने जैसे पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ हर वो व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, जो इस देश में और इस प्रदेश में परिवर्तन चाहता है। जी हम लोग परिवर्तन के नाम के ऊपर आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए, लड़ाई के मैदान में आए और एक सिपाही की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जी यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि किसको उन्होंने चुनाव चुनाव लड़ाया। जिसको भी वो चुनाव लड़ाते हैं, हम लोग उनके साथ भी इतनी ही मेहनत के साथ कार्य करते जी अरविंद सेन जी ने दूसरा आप पर कड़ा प्रहार किया है प्रश्नों के माध्यम से और हमसे कहा कि आप जाइएगा तो पूछिएगा भी। उन्होंने कहा है कि रुश्दी मियाँ जी को सपा में चुनाव हारते हुए भी अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन एक बार उनका टिकट कट गया तो वो पार्टी छोड़ कर के बसपा में शामिल हो गए। अगर 2027 में फिर से अगर इनका रुदौली से टिकट फाइनल नहीं हुआ, अगर टिकट कट गया तो ये अवसरवादी हैं, ये समाजवादी पार्टी छोड़ कर के फिर से किसी पार्टी में शामिल हो जाएँगे। ये सबसे बड़ा प्रहार किया है आप पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस सवाल पर पूरे अयोध्या की जनता की नज़रें टिकी हुई हैं और शायद मैं भी ही हिम्मत जुटा पा रहा हूँ आपसे ये प्रश्न पूछने का, शायद आपसे प्रश्न किसी और ने नहीं पूछा होगा। मैं इतना कहूँगा कि समाजवादी पार्टी से जी, चुनाव कौन लड़ेगा, जी, इसका निर्णय आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। जी, इस विधानसभा क्षेत्र में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते से ये हमारा कर्तव्य भी है और ये हमारा अधिकार भी है जी, कि कोई भी निर्णय आदरणीय अखिलेश यादव जी लेते हैं, जी, तो उस निर्णय में और कार्यकर्ताओं की भांति हमको वो शामिल रखें। जी, और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अवसरवादिता जी, इसका बहुत बड़ी एक परिभाषा है जो कि छोटे में भी मैं उत्तर दे सकता हूँ। जी, लेकिन मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि मैंने कहा ये गैर राजनीतिक बात है। जी, इस तरह का आरोप लगाना और 2027 पहले तो जिन्होंने ये प्रश्न किया है, इस जी। बात की गारंटी ले लें कि 2027 तक मैं जीवित रहूँगा। क्या इस बात की गारंटी वो ले सकते हैं? नहीं, उन्होंने तो आप पर सीधा-सीधा प्रहार किया। आप बच क्यों रहे हैं विधायक जी? देखिए ये संस्कृति, सभ्यता और जी, ये तरबियत मुझे अपने परिवार से मिली है। जी, मैं अपने से उम्र में बड़े किसी के ऊपर भी कोई इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन पहले जी, मुझसे ये प्रश्न पूछने में कि 27 में मुझे टिकट मिलेगा, तो मैं पार्टी में रहूँगा, नहीं मिलेगा तो मैं दल छोड़ दूँगा। जी। इसका जवाब मैं तब दूँगा जब वो गारंटी ले लें कि 2027 तक मैं जीवित रहूँगा। जी, विधायक जी आपने कहा था 2022 में कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, बस बात मेरे मान-सम्मान पर ये बात लगी कि अखिलेश जी को अगर टिकट देना था, तो बाहरी को क्यों दिया? अगर किसी रुदौली के बेटे को दिया होता, डॉक्टर पुष्कर यादव को दिया होता, डॉक्टर अभिलाष यादव को दिया होता, उमेश चंद्र यादव जी को दिया होता, अनिश शुक्ला जी को दिया होता या विनोद लोधी जी को दिया होता या अन्य किसी प्रत्याशी को अगर दिया होता टिकट, तब हम रुदौली से पूरा पूर्ण समर्थन करते। क्या 2027 में अगर समाजवादी पार्टी से किसी रुदौली के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? ये रुदौली की जनता जानना चाह रही है और कहीं न कहीं ये सवाल सभी प्रत्याशियों से भी जुड़ा हुआ है विधायक जी। मैं इस बात का विश्वास आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को और विशेषकर समाजवादी पार्टी के मजबूत अपने नेता और कार्यकर्ताओं को दिलाना चाहता हूँ। निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को लेना है। जी,
और वो जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम लोग मजबूती से खड़े होंगे। मेरी अपनी ये ख्वाहिश कल भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। समाजवादी पार्टी को अपने जीवन के 29 साल देने के बाद इतना हक तो मेरा बनता है कि एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से वो विधानसभा, जिस विधानसभा में हम लोगों ने खून पसीना बहाया है, वो विधानसभा की जिसमें हम लोगों ने लोगों की लड़ाई लड़ी है, वो विधानसभा जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके एक बड़ा और मजबूत दल बनाया है, उस विधानसभा के निर्णय में हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप से शामिल किए जाएं, इस बात का तो मैं ख्वाहिश हमेशा रखता हूं। निर्णय जो भी लेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग उस निर्णय को मानेंगे। जी सर, हमारी आनंद सेन जी से भी बात हुई थी। हम बैठे थे तो आनंद सेन जी से बात हुई और एक इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि रुदौली से रुश्दी मियाँ जी का टिकट काटा जाना और बीकापुर से मुझे रुदौली भेजना, ये कहीं न कहीं रुश्दी मियाँ जी के साथ गलत हुआ। ये विपक्ष में रहते हुए ये बात आनंद सेन जी ने कही है और ये इंटरव्यू आनंद सेन जी भी देख रहे हैं। तो अगर 2027 में यादव समीकरण को साधते हुए आनंद सेन जी को रुदौली से चुनावी मैदान में उतारा जाता है और समाजवादी पार्टी के आप भी काफी दिग्गज नेता रह चुके हैं, 28 साल से खून पसीने से आपने समाजवादी पार्टी को रुदौली में सींचा है। अगर समाजवादी पार्टी फिरोज खान गब्बर जी को मना करके उनका टिकट काट करके आपको बीकापुर भेज देती है समीकरण साधते हुए, दोनों नेताओं के आपसी विरोध से बचते हुए, तो क्या आप रुदौली में आनंद सेन जी का समर्थन करेंगे? आप उनका प्रचार प्रसार करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आपके सवाल के को मैं दो हिस्सों में बांट के तब जवाब देना चाहता हूँ। हम लोगों ने जीवन में अपने संघर्ष किया है स्वर्गीय इश्तियाक खान साहब के पीछे। हम लोगों के नेता आदर्श रहे हैं आदरणीय प्रदीप कुमार यादव जी, पंडित चंद्र कुमार त्रिवेदी जी। रुदौली विधानसभा क्षेत्र हमारे पूर्वजों की जमीन है और हम लोगों की कर्म भूमि है। रुदौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्णय था। पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही फैसला था, तभी 2002 में मुझको यहाँ से टिकट दिया गया। हम लोग टिकट कोई किसी और तरह से नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन के कारण पाए थे। ये विधानसभा क्षेत्र हमारी कर्म भूमि है, ये विधानसभा क्षेत्र हमारी जन्मभूमि है और इस विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो समस्याएं जब तक इस विधानसभा क्षेत्र की पूरी तरह न समाप्त हो जाए, इस विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के जाने का तो कहीं प्रश्न नहीं उठता। हम लोग जब भी संघर्ष करेंगे, इस विधानसभा ये हमारा घर है, हम अपने घर की समस्याएं छोड़ करके किसी और के घर की समस्याओं का निस्तारण करने जाएंगे तो समाज अच्छा नहीं मानेगा इसको। अभी बहुत सी समस्याएं हैं, अभी साफ पानी की भी समस्या है, अभी पढ़ाई की समस्या है, अभी स्कूल और कॉलेज की समस्या है, अभी समानता की समस्या है, अभी न्याय की समस्या है। इतनी सारी समस्याओं के साथ साथ अभी न जाने कितने ऐसे गांव हैं जहां पर ठीक से सड़क नहीं बन पाई है, तमाम ऐसे गांव जहां ठीक से सुचारू रूप से बिजली नहीं जा रही। इस विधानसभा क्षेत्र के संतृप्त हो जाने के पश्चात अगर ये प्रश्न आप करेंगे तब तो मेरे पास उत्तर होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधानसभा की समस्याओं का निदान हो और सभी समस्याओं का समाधान हो, यही हमारा कर्तव्य भी है और अपने जीवन के अंतिम सांस तक हम इसका प्रयास करेंगे, कहीं और जाने का प्रश्न नहीं होता। तो विधायक जी ने कहा कि ये रुदौली जो है ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है, मैं रुदौली छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। इनसे थोड़ा पार पाना थोड़ा मुश्किल है, राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, ये हम जैसे पत्रकारों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इलेक्शन आता है तो विपक्षी पार्टियां जो हैं वो जमकर के प्रचार करती हैं और कहीं न कहीं आप पर कटाक्ष करती हैं कि आपको 10 बजे तक सोने वाला विधायक चाहिए या 24 घंटे आपके बीच काम करने वाला विधायक चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है विधायक जी, और ये रुदौली की जनता जो देख रही है, ये कहीं न कहीं ये प्रश्न उससे भी जुड़ा हुआ है। ये 12 बजे से घट के 10 बजे तक आया, इसके लिए आपको धन्यवाद। पहले मैं सुना करता था कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ। हम और आप सब एक इसी समाज के एक अंग हैं। आप अगर अपने परिवार में अपने घर पे 12 बजे तक सोना चाहेंगे तो क्या आपके माता पिता आपको सोने देंगे? ये किसी के लिए भी संभव नहीं है वो 12 बजे तक सोए। लेकिन मैं हाँ ये जरूर कहूंगा, जिस तरह से आपने सवाल किया, अब वो 12 से घट के 10 बजे तक आ गया है। सुबह 6 बजे उठ करके क्षेत्र में लड़ाई कराना, भाई को भाई से लड़ाना, क्षेत्र के भ्रष्टाचार पे लगाम न देना,
अगर ये सुबह 6 बजे उठ करके करने वाले काम है तो उससे अच्छा है कि मैं 10 बजे तक सोऊं। जी। तो सर दूसरा सवाल है कि रुदौली से लगातार तीसरी बार विधायक हैट्रिकधारी रामचंद्र यादव जी का कार्यकाल 2012 से अब तक का आपको कैसा लगा? रुदौली के विकास कार्यों की दृष्टि से आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? सबसे बड़ा सवाल। देखिए ये रुदौली की जनता जानना चाहती देखिए आदरणीय श्री रामचंद्र यादव जी है। इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक हैं, हमारे भी विधायक हैं। जी, कुछ कार्य ऐसे हुए हैं कि जिन वो अपने आप में एक कीर्तिमान है जी, और मुझे उसे कहने में कोई संदेह नहीं होता। जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हम लोगों ने माँ कामाख्या देवी का जो पवित्र स्थल था उसको बढ़ावा देने के लिए और उसको सुधारने के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई, उस क्रम में ये बड़ी उपलब्धि है श्री रामचंद्र यादव जी की जो उन्होंने माँ कामाख्या देवी के नाम से एक नगर पंचायत का गठन किया। इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। रहा सवाल इस क्षेत्र में काम का, निश्चित तौर पर वो एक कर्मठ नेता हैं, इस क्षेत्र में तभी चुनाव जीतते हैं, लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। लोगों की हर छोटी-बड़ी समस्या पे वो जाते हैं, मौजूद रहते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस विचारधारा के साथ वो जुड़े हैं, वो विचारधारा इस देश में नौजवानों को कमज़ोर कर रही है। वो विचारधारा इस देश में किसानों को कमज़ोर कर रही है। वो विचारधारा इस देश में असमानता को बढ़ावा दे रही है। ऐसी विचारधारा को अगर ज़हन में रख करके और उसका प्रोपेगेंड करेंगे, तो निश्चित तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को 10 में शून्य देता हूँ। जी, 10 में से शून्य दे दिए। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी को लोगों को 10 में शून्य देता हूँ, क्योंकि जो संवैधानिक परंपराओं को तोड़े, जो इस देश में झूठ बोल करके सरकार में आए, जिन्होंने वादा किया था इस देश में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए, और 2 करोड़ तो छोड़िए 10 साल में मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। जिन्होंने वादा किया था किसानों की आय दुगनी करेंगे, आज सबसे ज्यादा प्रदर्शन, सबसे ज्यादा आंदोलन 10 सालों में ही हुआ है किसानों का। दिल्ली में आप देखिए कि महीनों तपती धूप में किसान हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली में पड़े रहे। अगर किसानों की आय बढ़ गई होती, निश्चित तौर पर के किसान आंदोलित न होते। जिस सरकार ने सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दिया, सामान्य भारतीयों को, सामान्य व्यापारियों को कमजोर कर दिया। आप रुदौली की बाजार में जाइए, ये वो रुदौली की बाजार है जहाँ पैदल भी नहीं निकल सकते थे। आज आप रुदौली की बाजार में 4 पहिया वाहन से भी आराम से जा सकते हैं, क्योंकि आप देख लें 95% दुकानों पे आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे। ये हाल कर दिया इस देश का। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को 10 में शून्य देता हूँ, जहाँ पे जिस देश की चारदीवारी में आम भारतीय गरीब हो, आम भारतीय कमजोर हो, ऐसी सरकार को आप कोई भी अंक नहीं दे सकते। सर 2022 में जब आपका 5वीं बार टिकट फाइनल हुआ समाजवादी पार्टी से रुदौली की पावन सरजमी से, तो आपने किसी मजार पर ना जा करके, किसी मुस्लिम तीर्थ स्थल पर ना जा करके, आपने हिंदू तीर्थ स्थल माँ कामाख्या धाम का पवित्र मंदिर चुना और आपने वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया, वहाँ पर तिलक भी लगवाए, वहाँ पर चुनरी भी ओढ़ी, एकदम अच्छे से नहीं, लोगों वो तस्वीर बहुत ही वायरल हुई, एकदम हिंदुओं की तरह आपने किया। क्या आपको डर नहीं लगा कभी कि कहीं हमसे मुस्लिम रूठ ना जाए ऐसा करने से? लोगों की खिदमत करने का जज्बा अगर है, तो इंसान डरा नहीं करते। जी, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, वो समाज का हर वर्ग का व्यक्ति, वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसका समर्थन आपको मिलता है। और जब वो आपको किसी ताकत में पहुंचाता है, तो ये आपका दायित्व पहुंचता है कि आप जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम करें। जैसे कि आपने एक बात कही कि मैंने वहां से शुरू किया, मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग हमेशा अपने चुनाव की शुरुआत, जब दक्षिणी क्षेत्र की चुनाव की शुरुआत करते हैं, तो हमेशा माँ कामाख्या भवानी परिसर से शुरुआत करते हैं। और इसका इतिहास भी मैं आपको बता दूं। माँ कामाख्या भवानी देवी परिसर शुरुआती दौर में जब हमारे दादा यहाँ पे जीवित हुआ करते थे, तो उस समय कुछ लोगों ने वहां पे आकर के कहा कि देवी परिसर कच्चा है और उसको पक्का होना चाहिए। तो आप जाकर के जानकारी कीजिए, उस देवी परिसर का जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी बरामदा है, वो हमारे दादा ने बनवाने का काम किया, उसका कभी श्रेय नहीं लिया। क्यों? बड़ा प्रश्न है, लोग ये सवाल अक्सर करते हैं। आपके घर में मैं प्रवेश करा, आपने मुझे कुर्सी पे बिठाया या जमीन पे बिठाया, ये आपकी जिम्मेदारी। आपके किसी भी धर्म का अगर मैं सम्मान करता हूँ, तो वो सम्मान आपका है। आपके धर्म के साथ साथ आपका सम्मान है।
और मैं ये कई बार कह चुका हूँ जी कि जब आपके बड़े भाई को मैं भैया कह रहा हूँ, जी बिल्कुल आपकी बड़ी बहन को मैं दीदी कहता हूँ, बिल्कुल आपकी माताजी को मैं मम्मी कह रहा हूँ, जी आपके पिताजी को मैं बाबूजी कह रहा हूँ। जी ये सब लोग आपके धर्म से छोटे हैं। जी आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके भाई-बहन आपके धर्म और आपकी आस्था से छोटे हैं। जी जब हम आपकी आस्था से छोटे लोगों को भी इतना सम्मान दे रहे हैं, तो हम आपकी आस्था को सम्मान क्यों ना दें? जी और अगर हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो हम असली समाजवादी नहीं हैं। जी और हमको ये जो झूठा सेक्युलरिज़्म है, जी इससे हमको आपको बाहर आना पड़ेगा। जी मैं अपने अकीदे का, अपने ईमान का बहुत मज़बूत इंसान हूँ, लेकिन मैं इज़्ज़त समाज के हर उस व्यक्ति की करता हूँ और उसकी आस्था का करता हूँ, जी जिसने मुझको ताकत देने का काम जी किया है। ये मेरा दायित्व है जी कि मैं उनके साथ हर तरीके से खड़ा हूँ। और ये संस्कृति की बात है। जी ये जो आपने तिलक की बात की, जी इसको आप किसी धर्म से क्यों जोड़ते हैं? जी तिलक नहीं, तो काफ़ी लोग होते हैं उससे बचते हैं उसको यानी कहीं न कहीं उससे कतराते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपने एक हिंदू संस्कृति के हिसाब से देखा जाए पूरे एकदम जब आपका तिलक वाला वो तस्वीर देखा तो हम भी कहीं न कहीं दंग रह गए, चौंक गए, अरे! ये विधायक जी हैं। तो वो जो तस्वीर देखी जब अयोध्या की जनता ने, रुधौली की जनता ने, तो कहीं न कहीं ये मानवता का सबसे बड़ा संदेश गया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ये ये उन लोगों के लिए जोरदार तमाचा था जो समाज में हिंदू-मुस्लिम में ज़हर घोलते हैं। इसलिए हमने ये प्रश्न को करना आपसे जायज़ समझा। देखिए, मैंने एक बात आपसे कही। जी, मैं आपके घर आया हूँ, जी, आपने किस तरीके से मेरा सत्कार किया, ये जी, आपके ऊपर है। जी, और आपने जिस प्रकार से भी मेरा सत्कार किया, मुझको उसका आदर करना चाहिए। जी, ये जो सवाल आया, मैं जानता हूँ, जी, समाज में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं, जी, जो चाहते हैं कि इंसानियत मज़बूत जी, हो। और इंसानियत ये ज़बानी जमा खर्च से नहीं मज़बूत होगी, जी, आपको अमल भी करना पड़ेगा। जी, आपको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि जिससे इंसानियत मज़बूत हो। जी, इस देश में धर्म के नाम पर जी, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने जी, इस देश में एक बहुत लंबे अरसे तक राजनीति करके सत्ता भी हासिल कर ली। जी, सवाल इस बात का है जी, कि हमारा धर्म जी, या समाज में हमारे दोस्त का धर्म जी, या हमारे साथ उठने बैठने वाले का धर्म, जी, हम उसका आदर क्यों ना करें? जी, अगर हम उसका आदर नहीं करते, जी, तो हम जीवन में किसी भी चीज़ का आदर नहीं कर सकते। अगर हम किसी चीज़ का आदर करते दिख रहे हैं, तो सिवाय फ़रेब और झूठ के कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर 27 में फिर से टिकट क्लियर होता है, तो क्या आप फिर से कामाख्या भवानी मंदिर जाएँगे दर्शन करने के लिए और वहाँ से चुनावी प्रचार-प्रसार को और भी तेज़ी देने के लिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि जी, मैं विधानसभा का चुनाव जब दक्षिणी क्षेत्र में शुरू करता हूँ, जी, तो माँ कामाख्या भवानी देवी परिसर से शुरू करता हूँ। जी, मैं दरगाह शेखुल आलम पर हाज़िरी भी देता हूँ। जी, मैं श्री हनुमान किला भी जाता हूँ। जी, क्यों जाता हूँ? जी, इसलिए जाता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र के ये वो स्थान हैं, जी, जिन पे इस क्षेत्र की जनता की आस्था है। जी, अगर आप इस क्षेत्र की जनता की आस्था के साथ भी नहीं खड़े होंगे, जी, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के साथ तो आप कभी खड़े ही नहीं हो सकते। जी। सर अगला प्रश्न है, सर आपको 2027 में सपा से विधानसभा का टिकट मिलता है और रुधौली से आप विधायक चुने जाते हैं। तो रुधौली विधानसभा में आपका पहला काम क्या होगा? 2012 के बाद से रुधौली में आपको क्या कमियाँ नज़र आई, जिसमें आपको लगता है कि सुधार करने की आवश्यकता है रुधौली विधानसभा में? देखिए रुधौली विधानसभा क्षेत्र में कुछ बड़ी समस्याएँ हैं, जी, जिनमें एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ का बढ़ा जी, नहीं। जी, नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए उनकी टेक्निकल एजुकेशन जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, रुधौली विधानसभा क्षेत्र में तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि इस क्षेत्र का जो शिक्षा का मयार है उसको बढ़ाया जाए। जी, इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों के निगाह के सामने हैं, जी, जिससे रुधौली के विकास को हम लोग वाक़ई आला स्तर के विकास तक ले जा सकते हैं। जी, पूरा का पूरा रुधौली क्षेत्र जी, ये पर्यटन के केंद्र में होना चाहिए। जी, हम लोगों ने प्रयास किया था आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जी, हेरिटेज आर्क जो बना था, जी, उसमें उसका दूसरा चरण जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता, तो रुधौली विधानसभा क्षेत्र, तहसील क्षेत्र, जी, यहाँ पे अपनी दूधाधारी के कारण, देवकाली भवानी के कारण, जी, दरगाह शेखुल आलम के कारण ये कहीं न कहीं टूरिस्ट के मैप पे आती। जी, तो निश्चित तौर पर यहाँ लोगों को रोज़गार मिलता, यहाँ के व्यापार को बढ़ावा मिलता। जी, फिर रुधौली में
बहुत बड़ी जो इस वक्त हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रुदौली की जो सड़कें हैं उनकी अवस्था बहुत खराब हो गई है। खासतौर पे रुदौली अमानीगंज रोड जो मेरे ख्याल में माननीय हमारे विधायक जी के खुद के पैतृक गांव जाती है। मेरे ख्याल में उधर काफी दिनों से वो उधर गए नहीं। रुदौली में इतना मसरूफ है कि वो अपने गांव नहीं जा पा रहे मिल्कीपुर, लेकिन जिस दिन भी वो जाएंगे तो मेरी कामना होगी कि वो एक बार उस सड़क को देख लें, एक बार चल के देख लें और अंदाज लें कि उस सड़क पे चलने वाले मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग या चार पहिया चलाने वाले लोग कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा भी रुदौली विधानसभा क्षेत्र का जो सबसे बेसिक जरूरत है, यहाँ पर कोई ऐसा मजबूत केंद्र बनना चाहिए जिससे इस क्षेत्र के नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन मिले, ताकि वो वहां से टेक्निकल एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की ले करके सीधे तौर पर कहीं पे भी रोजगार से जुड़ सकते हैं। और अगर रोजगार से जुड़ गए तो वो अपने गांव का और अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। हम आ रहे थे तो कुछ लोगों ने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट किया। ये धन्यवाद आभार इसलिए प्रकट किया कि आपने विधायक न रहते हुए भी और उस समय आप राज्य मंत्री थे और समाजवादी पार्टी की सरकार में कामाख्या भवानी के उद्धार के लिए जो समाजवादी पार्टी के सरकार में कामाख्या भवानी को जोड़ने के लिए ब्रिज बनवाया, ये आपकी देन है। ये आपने उसमें अखिलेश जी से मांग की थी, वहाँ पर सरकारी स्कूल भी बनवाया। तो इसलिए जो रुदौली की जनता है और खासकर कामाख्या भवानी नगर पंचायत की जनता आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। नहीं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और मैं ये कहूंगा कि ये किसी और कारण से नहीं, सिर्फ इस कारण से कि मैं जानता हूँ कि क्षेत्र का वो एक ऐसा केंद्र है जहाँ सभी लोग बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं जिस केंद्र का। और उसमें मैंने कहा आपसे कि आने वाले समय में बड़ी योजना हम लोगों की है कि उसको इस लेवल का हम लोग बनाएं कि जैसे देश के कोने कोने से लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं, तो वहां पर कम से कम ऐसा होना चाहिए जैसे मौलवी अमीर अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है रहीमगंज में, रुदौली में हमारी दरगाह शरीफ है, रुदौली में बहुत सारे बुजुर्गान दीन के आस्थाने हैं। इनके डेवलपमेंट पर विशेष तौर पर ऐसा कार्य होना चाहिए इन सभी स्थानों पर कि जब बाहर से श्रद्धालु आए, बाहर से जायरीन आए, तो वो रुदौली की एक अच्छी छाप और छवि लेके जाए। इसको इतने हाई क्वालिटी के लिए और कभी अवसर रहा और उत्तर प्रदेश में सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की 2027 में बनना तय है, जिस हिसाब से परिवर्तन की बयार चल रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि मात्र 5 वर्षों में रुदौली का नक्शा इस लेवल का और इस तरीके से बदला जाएगा कि बाहर से आने वाला रुदौली को एक मिसाल का इस अपने क्षेत्र में जाकर रुदौली की मिसाल जरूर पेश करेगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी हारती है, विपक्ष हारती है, तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो ईवीएम का उठाती है। तो आप ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ईवीएम ठीक है या ईवीएम हटना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है। या विपक्ष अपनी हार से विपक्ष अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए अपनी बेइज्जती ना हो इसलिए ऐसा बहाना करती है कि ईवीएम खराब था। आपके घर में जितने भी बिजली के उपकरण है, कोई ऐसा उपकरण है कि जो आपके दादा के जमाने में भी ठीक था और वो आपके पिताजी के जमाने में भी ठीक रहा और आप तक आते आते भी ठीक है? कोई भी चीज अगर टेक्निकल है वो खराब हो सकती है। मैं प्रश्न करता हूँ, इस देश के लोकतंत्र का सबसे मजबूत और जो सबसे धरातल पे चुनाव होता है वो गांव प्रधान का चुनाव होता है। वो ईवीएम से क्यों नहीं हो रहा है? बैलेट पेपर से क्यों हो रहा है? अगर बैलेट पेपर से वो चुनाव कराया जा रहा है तो इसका मतलब इस देश के लोकतंत्र को बैलेट पर ज्यादा विश्वास है। समाजवादी पार्टी का रुख एकदम साफ है कि जब इस देश की बड़ी संख्या में लोग ईवीएम पर अविश्वास जता रहे हैं तो ऐसी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस देश के हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसको ये लगता है कि ईवीएम से कहीं ना कहीं रिगिंग होती है, कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं, गिनती प्रभावित की जा रही है और हम अपने आप को उसी बात के साथ संबद्ध करते हैं कि लोगों को वोट देना है। हमारा लोकतंत्र लोगों को ये अधिकार देता है कि वो सरकार बनाते हैं। अगर जनता ही ईवीएम पर विश्वास हटा रही है तो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। एक बात और कहना चाहेंगे, ईवीएम से बेईमानी होती है, इस बात को लेकर के विपक्ष किससे ज्यादा ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के और जो ये छोटे छोटे इनके समर्थक दल हैं, इसका प्रचार इन्होंने ज्यादा किया। पूरे देश में एक माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि ईवीएम से बेईमानी होती है।
जी, इस माहौल से हुआ क्या? जी, वर्ष 2014 में यूपीए के मुकाबले में मात्र 4% वोट एनडीए का ज्यादा था जी, और वो सरकार में आ गए। जी, 2019 का चुनाव हुआ, मात्र 3.5% वोट उनका ज्यादा था, चुनाव में आ गए। जी, ईवीएम से बेईमानी होती है, इस चर्चा ने इस देश के 10% लोगों को जी, कहीं न कहीं उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया, वो वोट डालने ही नहीं जा रहे। जी, आपने सुना होगा, आप जी। पत्रकार हैं, हाँ, क्षेत्र में इस बार जाते तो हैं, वोट प्रतिशत घटे हैं काफ़ी। लोग जाते हैं, लोग कहते जी, हैं क्या करेंगे जाकर के, सारा मशीन बेईमानी कर लेगा। जी, ये सुनते हैं कि नहीं आम तौर पर? तो जी, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति थी। जी, लोगों का मनोबल, विपक्ष के वोटों का मनोबल, जी, जो लोग परिवर्तन चाहते हैं। जी। बहुत सारा वोट ऐसा है, मैं तो आह्वान करूंगा आपके इस चैनल के राष्ट्रीय माध्यम से ही, प्रसाद। जी, सभी लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचार से बाहर आने का काम करें जी, और 7वें और 8वें चरण में ये जरूर जान लें जी, कि अपने घरों से निकलना है जी, और अपने आसपास के लोगों को भी वोट देने के लिए आमादा करना है। जी, उनको पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना है। जी, इतनी बड़ी तादाद में आप मतदान कर दीजिए कि मशीन बेईमानी भी न कर पाए, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम घर पे रह जाएँगे, तो परिवर्तन नहीं आएगा। जी, अगर हम ये सोच के बैठ जाएँ कि ईवीएम से गड़बड़ी होगी, तो परिवर्तन नहीं आएगा। हमें जी, प्रयास जारी रखना चाहिए अपने लोकतंत्र को बचाने का। जी। सर, अयोध्या जनपद में एक चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं लोगों के बीच में और ख़ासकर यादव समाज के बीच में। वो कह रहे हैं कि आनंद सेन यादव जी का चुनाव में ना दिखना, क्या पार्टी में कोई अंतर्कलह है? इस विषय में हमने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री आनंद सेन जी से हमने इस पर चर्चाएँ की और हमने पूछा। हमने कहा, भई आपकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, आप भी पार्टी के पुराने नेता हैं। फिर आप प्रचार में अवधेश प्रसाद जी का टिकट फाइनल हुआ तो आप प्रचार-प्रसार में क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो उन्होंने भी कहा कि हमारी विचारधारा जो है वो समाजवादी विचारधारा है। हम भी मिल कर के प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं और हम भी समाजवादी पार्टी को अयोध्या जनपद से जिताना चाहते हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद जी ने हमको एक भी बार बुलाना उचित नहीं समझा। मवई में हम जाना चाहते थे, मवई में हमको नहीं बुलाया गया। मिल्कीपुर में हमारे पैतृक गाँव में अखिलेश जी का आगमन हुआ, वहाँ पर भी हमको नहीं बुलाया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये आनंद सेन जी को जो नहीं बुलाया गया, यही सब कहीं न कहीं गुस्से में अरविंद सेन जी ने चुनाव लड़ने का काम किया कि जब हमारा कोई महत्व नहीं है उसमें, हमने ये चीज़ सुनी थी कि जब अवधेश प्रसाद जी ने भी हमसे नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा, तो हम अपना दमखम दिखा दें। तो क्या आपको लगता है कि आनंद सेन जी का साथ में प्रचार-प्रसार में ना दिखना, जबकि समाजवादी पार्टी में रहते हुए और उधर उनके बड़े भाई अरविंद सेन जी का चुनाव लड़ना, क्या समाजवादी पार्टी को झटका दे सकता है अयोध्या जनपद में? सबसे बड़ा सवाल है। जनता देखिए, जनार्दन। समाजवादी परिवार इस प्रदेश का बहुत बड़ा परिवार है जी, और समाजवादी परिवार में किसी भी प्रकार की कोई अंतर्कलह नहीं है। जी, समाजवादी कुनबा, समाजवादी परिवार जी, पूरे प्रदेश में और जनपद अयोध्या जी में पूरी तरह से यूनाइटेड है। जी, देखने का दृष्टिकोण है, जी, लोग देखने को कह सकते हैं। जी, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जी, कि जिनको हम लोगों ने चुनाव में काम करते देखा नहीं, जी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उन्होंने चुनाव में अवधेश प्रसाद जी के समर्थन में काम नहीं किया। जी, तो ये एक परिवार है और परिवार के अंदर अगर कोई समस्या है तो परिवार के मुखिया और परिवार के वरिष्ठ सदस्य, जी, वो हमेशा हर दौर में उन्होंने समस्याओं का समाधान किया है। जी, ये कहना गलत है कि जी, समाजवादी पार्टी के कुनबे में कोई अंतर्कलह है। जी। अगर अंतर्कलह होती तो मैं क्यों आता? तो अवधेश प्रसाद जी को तो बुलाना चाहिए था ना, लेकिन उनको शायद ये लगा होगा, ये आनंद सेन जी ने ये कहा कि शायद उनको ये लगा होगा कि यादव समाज को अखिलेश यादव जी तो हैंडल ही कर लेंगे, आनंद सेन की क्या आवश्यकता है? देखिए, और कहीं न कहीं वो ये भी हमने सुना था कि वो सोचे थे कि कहीं आनंद सेन जी को बुला ले तो कहीं रुश्दी मियाँ जी ना रूठ जाए, ऐसा तो नहीं है विधायक जी? अ, मुझको ईश्वर ने बहुत बड़ा दिल दिया है जी, और कल भी और आज भी जी, समाजवादी पार्टी के सभी लोगों के साथ मैंने इस चुनाव में काम करने का जी, प्रयास किया है जी, और किसी के आगे जा कर के नहीं, जी, सबके साथ या सबके पीछे चलने का काम किया है। बिल्कुल। देखिए, जीत लक्ष्य होती है, जी, परिवर्तन लक्ष्य था हमारा जी, और जीत होनी चाहिए। जी, ये राजनीति में, चुनाव में जीत धर्म है। जी, हम लोगों ने जीत हासिल करने के लिए बहुत बार ऐसा हुआ है। इससे जी, पहले भी हो चुका है कि जब जी, हम लोगों ने सबके पीछे काम किया है, जी, जिनसे हम लोगों के नज़रियाती इख्तिलाफ हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। जी, देखिए, जब सवाल समाजवादी पार्टी का आता है, जी, तो समाजवादी पार्टी और उसकी विचारधारा में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति जी, शाना-बशाना होके काम करता है।
अभी देखिए चुनाव था और चुनाव में समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी के परिवार को रुदौली विधानसभा क्षेत्र में लोग कहते रहते हैं कि बहुत खंड है इसमें, सबने यूनाइट होकर के समाजवादी पार्टी का काम किया है और आगे भी समाजवादी पार्टी के लिए लोग काम करेंगे। और यही सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उनमें कोई भी इख्तिलाफ क्यों ना हो, लेकिन जब चुनाव का बिगुल बजता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता अपनी सारी बातों को भुला करके एकजुट होकर के काम करते हैं, आगे भी करेंगे। आपने जो सवाल किया, मैं समझता हूँ कि दोनों ही हमसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जिले के सम्मानित नेता हैं। दोनों के ही साथ एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य करा है। मेरे ख्याल में इसका उत्तर वही दे सकते हैं तो बेहतर होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी की परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कलह नहीं है। सभी समाजवादियों ने पूरे प्रदेश में अब तक मेहनत की है। 7वें 8वें चरण में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तपती धूप में रात-दिन गाँव-गाँव पहुँच करके लोगों को समझाने का और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अयोध्या जनपद से लोकसभा का चुनाव कितने लाख वोटों से या कितने हजार वोटों से जीत रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है विधायक जी। देखिए जनपद अयोध्या जी में एक बड़े लंबे अरसे तक आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने कार्य किया है। लगभग 40 से 45 साल का उनका सार्वजनिक जीवन का एक कार्यकाल रहा है। जितनी हम लोगों की उम्र है लगभग उतने साल से वो राजनीति कर रहे हैं और इस जनपद अयोध्या जी में सभी वर्गों के लोगों का उन्होंने काम किया है। ये बता पाना कि जीत कितनी बड़ी होगी, ये इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा कि जिसने आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को वोट न किया हो। किसी ने कम किया है, किसी ने प्रतिशत में ज्यादा किया है, लेकिन जनपद अयोध्या जी की और इस जमीन की खूबसूरती इस चुनाव में सबसे यही रही कि जनपद अयोध्या जी को यूनाइट कर दिया हमारे प्रत्याशी ने और जनपद अयोध्या जी में जाति और धर्म सारे बैरियर तोड़ करके लोगों ने अवधेश प्रसाद जी को समर्थन किया है। हम धन्यवाद देंगे जनपद अयोध्या जी की तमाम मतदाताओं को, सभी जाति वर्ग के लोगों को और बधाई देना चाहेंगे आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को कि जिस अयोध्या की कल्पना हमेशा हम लोगों ने की थी, जिस अयोध्या जी की कल्पना पूरा विश्व करता है, उस अयोध्या जी को एक अखंड और संयुक्त अयोध्या जी बनाने में जो पहल की आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने वो सराहनीय है। सर, जब आप चुनाव लड़ रहे थे बसपा से, तो पीताम्बर सेन जी ने बहुत प्रचार किया कि रुश्दी मियाँ जी आज राजनीति में हैं, तो ये सिर्फ बाबूजी मित्रसेन यादव जी की देन है, नहीं आज ये राजनीति में नहीं होते। इनको अगर टिकट मिला था, तो ये मित्रसेन बाबू की देन थी। ये पीताम्बर सेन जी ने बहुत जमकर के प्रचार किया था जब आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या सचमुच आप मित्रसेन बाबू की वजह से इस राजनीति में आए और विधायक बने? देखिए 1993 में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था और ज़्यादातर समय मेरा लखनऊ में गुजरता था। मुहर्रम के दिनों में 10 दिनों के लिए हम लोग रुदौली आते थे और इतनी सख्ती थी परिवार पे कि नब्बन मियाँ हम लोगों को हमारे दादा घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो यहाँ स्थानीय तौर पे तो मैं किसी को नहीं जानता था। हाँ, लखनऊ में हम लोग सक्रिय थे और श्रेय राजनीति में आने का मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम लोगों के नेता, स्वर्गीय नेता ब्रह्म बकत सिंह गोपाल जी उस वक़्त राजनीति में सक्रिय थे और लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे और हम लोगों ने उनके संगठन में पहले वो कुछ दिनों के लिए यूथ ब्रिगेड में थे, उसके बाद वो लोहिया वाहिनी में रहे वो। तो कहीं न कहीं गोपाल भाई के साथ हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में काम शुरू किया और आपने जो कहा हकीकी तौर पर देखिए सब जानते हैं कि 2002 में जब मैं चुनाव लड़ा था, तो ये तहसील बाराबंकी का हिस्सा थी और ये बाराबंकी में रहते हुए मतलब ये फैजाबाद का हिस्सा ज़रूर थी, लेकिन इसके टिकट का निर्णय आदरणीय स्वर्गीय नेता बेनी प्रसाद वर्मा जी करते थे और मुझे याद है कि मुझे चुनाव मैं लड़ूं यहाँ से इसका विश्वास आदरणीय स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने व्यक्त किया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनके कहने पर मुझे टिकट दिया और हम लोग चुनाव जीते। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिसमें भी लड़ने का ज़रा भी मादा है, उसके आदर्श हमेशा आदरणीय मित्रसेन यादव जी रहेंगे। आदरणीय मित्रसेन यादव जी सिर्फ हमारे ही आदर्श नहीं है, इस प्रदेश में हर उस व्यक्ति के आदर्श हैं जो बड़ी ताकत से लड़ने का साहस जुटा सकता है
और ये प्रेरणा हम लोगों ने उनसे ली है। जी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि दो चीजों को जोड़कर चलने का प्रयास क्यों हो रहा है। जी, आदरणीय मित्रसेन यादव जी पे अधिकार सिर्फ उनके परिवार के लोगों को नहीं है, जी, सभी लोगों का उन पर अधिकार है। जी, आदरणीय मित्रसेन यादव जी के विरासत में हम सारे लोग आते हैं, जिन्होंने उनकी कमान में उनके साथ लड़ने का काम किया है, जिन्होंने उनके से सीखने का काम किया। और मुझे ये श्रेय जाता है, ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय बाबूजी के साथ मैंने 20 दिन फैजाबाद की जेल भी काटी है। जी, शायद ये सौभाग्य उनके घर में किसी और को ना प्राप्त हुआ हो, लेकिन मुझे है प्राप्त। वर्ष 2000 में मैं 20 दिन समी हत्याकांड का आंदोलन इसी विधानसभा क्षेत्र के बाबा बाजार में एक गरीब समी नाम के मजदूर का जी, पिटाई करके जो है मवई पुलिस ने हत्या कर दी थी। जी, उसका आंदोलन आदरणीय मित्रसेन यादव जी ने किया था। जी, और आंदोलन जब किया था तो जनपद अयोध्या की मंडल कारागार में आदरणीय बाबूजी के साथ हम लोग 22 दिन जेल काटे हैं। जी, तो ये नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा आदरणीय बाबूजी ने हम लोगों को हमेशा मदद की और सिर्फ हमारी मदद नहीं की, आदरणीय बाबूजी ने हर उस व्यक्ति की मदद की जिसकी नीयत साफ उनको दिखती थी। जिसकी नीयत में खोट दिखता था उसकी मदद आदरणीय बाबूजी कभी नहीं करते थे। और यही कारण है कि उन्होंने जिसको भी राजनीति में लाए, आज वो राजनीति में कहीं न कहीं मजबूत स्थानों पे हैं। वो लोग आज भी लड़ रहे हैं। तो ये तो कह पाना कि आदरणीय बाबूजी हम लोगों के आदर्श नहीं, तो आदरणीय बाबूजी तो हमेशा हम लोग के आदर्श रहेंगे। हमेशा थे भी और हमेशा रहेंगे भी। विधायक जी, ये रुदौली क्षेत्र जो है, रुदौली विधानसभा जो है, ये यादव बाहुल्य है और यादवों का आपको 2 बार इतना भरपूर प्यार और प्रेम मिला है कि आप यहाँ से 2 बार विधायक बने। तो रुदौली के यादवों ने खासकर हमसे कहा जब हम लोगों के बीच गए तो कहा कि आप रुश्दी मियाँ जी के पास जाइएगा, तो आप उनसे पूछिएगा कि अब तो कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि रुदौली की जनता जो है वो आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपको समाजवादी पार्टी के अलावा किसी दूसरे दल में नहीं देखना चाहती है। और खासकर यहाँ का जो यादव समाज है, जो अखिलेश यादव को जो चाहने वाले लोग हैं, जो आपको चाहने वाले लोग हैं। देखिए, मैं उनको धन्यवाद दूँगा, उनकी मोहब्बतों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, मेरे हालात तो मेरी परिस्थितियाँ कुछ तो ऐसी ज़रूर रही कि जब भरपूर सरकार बनते देखने के पश्चात भी मुझे दल छोड़ना पड़ा। और मैं वापस दल में तब आया हूँ जब 3 साल तक यकीन है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनने जा रही। उत्तर प्रदेश में 3 सालों में विधानसभा के चुनाव अभी नहीं होंगे, सरकार बहुमत की है, कार्यकाल पूरा करेगी। हम उनको ये ज़रूर विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम लोग समाजवादी पार्टी में बुरे समय पे आए हैं, जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ाई के मोड में है। और हम लोग लड़ाई के मोड में अपना समर्थन और अपने कार्यकर्ता होने को साबित करने आए हैं। यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी में हम लोग हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे भी। और सोच और विचारधारा हमारी बदल भी नहीं सकती। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। मेरा परिवार हमेशा कांग्रेस में रहा। मैं बहुत छोटा था, उस ज़माने में बहुत कम लोग जानते। मेरे दादा स्वर्गीय अली मोहम्मद ज़ैदी नब्बन मियाँ साहब बचपने में मुझे जनता पार्टी कहते थे। जी, मैं बताऊँ वो तो मेरा बचपना था, अक्ल नहीं थी, लेकिन इसी घर के परिसर में कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था। कांग्रेस के बड़े-बड़े दिग्गज नेता यहाँ आया करते थे और मैं बहुत छोटा था तो मैं देखा करता था कि हर तरफ कांग्रेस की बात हो रही है। तो मैं उस ज़माने में नारा लगाता था दौड़ करके सिर्फ़ चिढ़ाने के लिए अपने दादा को कि जनता पार्टी ज़िंदाबाद। तो उन्होंने मेरा नाम ही जनता पार्टी कर दिया था। बहुत दिन तक हमको जनता पार्टी बुलाते थे वो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के में हम लोग उस समय आए थे जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देख करके इस देश की राजनीति पर विश्वास आया, इस देश के लोकतंत्र पर विश्वास आया। तो वो मोहब्बत, वो स्नेह जो समाजवादी पार्टी से है वो किसी और जगह हो भी नहीं सकता। और समाजवादी पार्टी में हम बने रहेंगे, सारे साथियों के साथ, सारे नौजवानों के साथ जो ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में हम लोग मिल के काम करें, उनको आश्वासन देते हैं कि उनके साथ हम मिल करके काम करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से। विधायक जी, कुछ लोग कहते हैं कि जब आप चुनाव आता है तो आप बाहर आते हैं, चुनाव आता है तो जनता के बीच में जाते हैं, प्रचार-प्रसार करते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आप कहीं लखनऊ चले जाते हैं, कहीं कहाँ चले जाते हैं। जब यहाँ जनता आपसे मिलना चाहती है तो आप रहते नहीं, आप जनता के बीच में नहीं निकलते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये आज तक किसी पत्रकार ने आपसे नहीं पूछा होगा। ये पहली बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, इस तरह के बहुत सारे दुष्प्रचार किए गए। जी, 12 बजे तक सोना, जी, मोबाइल का बंद रहना, जी, जनता के बीच में ना जाना। जी, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, जी,
अगर हम लोग जनता के सुख दुख में, ये बात सही है आपने कहा कि चुनाव प्रचार में हम लोग और ज्यादा तेजी से प्रचार करते हैं। जी, बिल्कुल। मेरी आदत है जी, हमेशा से कि मैं चुनाव का जब आता है तो मेरा एक औसत है कि मैं 15 से 16 गांव डोर टू डोर घूमता हूँ जी, एक दिन में। जी, ये मेरा औसत है। मेरी चलने की जो स्पीड है वो भी काफी तेज है। जी, मेरे साथ पंडित जी बैठे हैं जी, और भी हमारे साथी इमरान बैठे हैं। जी, ये लोग जानते हैं कि मैं बहुत तेज चलता हूँ, जी, तो मैं कवर कर लेता हूँ, इसमें जी, कोई दो राय नहीं। लेकिन साधारण दिनों में जी, अगर लोगों के सुख दुख में मैं ना शामिल होता जी, तो लोगों को इतना प्रेम मिल पाता। जी, अगर मैं 12 बजे तक सो रहा होता, जी, लोगों के लिए उपलब्ध ना होता, हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा। जी, देखिए, हमको एक बैलेंस बनाना पड़ा। जी, मैं सबसे कम उम्र में विधायक हुआ था। जी, मेरा बड़ा बेटा उस समय 14 4 साल का था। जी, उनकी पढ़ाई की तवज्जो भी देनी थी हम लोगों को। जी, ये हमने और हमारे परिवार के लोगों का ज़िम्मेदारी थी। तो समय थोड़ा हमको लखनऊ भी देना पड़ता था उस दौर में। जी, अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं जी, और अपना ख़्याल रख सकते हैं, जी, तो ज़्यादातर समय मैं रुदौली में देता हूँ। जी, और आप देख भी रहे हैं जी, कि लगातार कई वर्षों से मैं कंटिन्यूअस रुदौली ही रहता हूँ। जी, लेकिन मैं लखनऊ इसलिए नहीं जाता हूँ कि यहाँ की काम ना करना पड़े। जी, आपको क्या लगता है कि मैं जब लखनऊ रहता हूँ, तो जी, लोगों से मेरा संपर्क टूट जाता है क्या? लोग लखनऊ भी आते हैं, जी, जिसका जो काम होता है वो काम के लिए होता है। तो ये एक दुष्प्रचार है। जी, हर उस व्यक्ति ने कहा कि 12 बजे तक सोते हैं, जो आज जी। तक यहाँ देखने भी नहीं आया। विधायक जी, आपकी पार्टी के ही कुछ नेताओं ने जो इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे थे और कुछ लोग विपक्ष के लोग, वो कह रहे थे कि 10 साल से रुश्दी मियाँ जी विधायक थे। कितने गाँवों में गए, कितने लोगों से मिले, लेकिन जब उनका टिकट पर संशय मंडराया, जब उनके टिकट पर हाशिया आया, जब उनका टिकट कटने पर आया, तो विधायक जी जनता के बीच में जाने लगे। ये लोगों के बीच में पता नहीं ये दुष्प्रचार है या प्रचार है, क्या है? ये तो आप ही बता सकते हैं। देखिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो मेरे बारे में इतना फ़िक्रमंद रहते हैं जी, और अपनी परेशानियाँ अपने घर से ज़्यादा उनको मेरी चिंता रहती है। जी, और कहीं न कहीं मैं चर्चा में रहता हूँ। जी, तो बिल्कुल। मैं चर्चा में अच्छाई में रहूँ या बुराई में, चर्चा में रहता हूँ, इसके लिए मैं अपने विरोधियों को धन्यवाद देता हूँ। जी, मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूँ, जी, समाज का कोई भी व्यक्ति जी, अगर 12 बजे तक सोएगा, जी। तो घर वाले सोने देंगे? नहीं, आप विधायक थे, आप वीआईपी हस्ती एक थे, पिता के तो लिए एक पिता के लिए मैं हमेशा पुत्र था। जी, हाँ, ये बात तो एक है। माँ के लिए मैं हमेशा पुत्र था। सही कहा। एक बड़े भाई, मेरा बड़ा भाई भी है, जी, भारतीय वायु सेना में है, जी, उनके लिए मैं एक छोटा भाई था। जी, बड़ी बहन के लिए भी मैं एक छोटा भाई था। जी। कोई किसी को 12 बजे तक सोने दे, ऐसा रामराज्य किसी परिवार में नहीं आया है। हाँ, जी, कि जहाँ पर 12 बजे तक आप सोने को दें किसी को। जी, हाँ, मैंने कहा ना ये दुष्प्रचार है। लेकिन जी, फिर मैं कहूँगा कि जी, कोई चोरी बेईमानी का इल्ज़ाम नहीं है। जी, आज की राजनीति में जी, स्वच्छ छवि हो बचा पाना, जी, राजनीति में रह करके 10 साल विधायक रह करके, 5 साल मंत्री रह करके और ना कुछ रह करके भी जी, अपनी ये दाग तो नहीं है, जी, कम से कम कि किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, जी, किसी का पैसा खा गए, जी, ठीक है? ये तो इल्ज़ाम नहीं है हम लोगों के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी थी कि जिसको विरोधी भी कुछ कह नहीं पाए, इसको छुपा नहीं पाए। जी, बाकी ये प्रचार ज़ाहिर-सी बात है, वो कह देंगे कि 12 बजे तक मैं सोता हूँ, तो मेरे घर तो कोई देखने नहीं आएगा कि जी, मैं सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ। जी, कौन देखने आएगा? एक प्रश्न और किया लोगों ने जी। कि वो गाड़ी में शीशा खोल कर के नहीं चलते। हाँ, हाँ, ये भी कुछ ये दिन चीज़ चला। बहुत ट्रेंडिंग में चला था कि जब रुश्दी मियाँ जी जब कहीं जाते हैं, तो गाड़ी के शीशा बंद करके चले जाते हैं, अगर कार्यकर्ता मिलना भी चाहते हैं, तो मिल नहीं पाते हैं। ये बहुत ट्रेंडिंग में चला था। देखिए मैं आपको बताऊँ, जी, जब मैं शुरुआत में विधायक हुआ था, जी, तो मैं उस वक़्त मेरे पास टाटा सूमो हुआ करती थी। जी, मैं खुद ड्राइव भी करता था। जी, चुनाव जब मैं लड़ रहा था उस वक़्त पहला चुनाव, जी, तब ज़्यादातर मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता था। जी, तो मैं शीशा कभी बंद नहीं करता था। जी, विधायक होने के बाद जब सुरक्षा मिली हम लोगों को, जी, 2 बार मेरे ऊपर प्राण घातक हमला हुआ। तो जी, जब हम लोग को सुरक्षा मिली तो ये सुरक्षा अधिकारियों का वो होता है कि वो जी, तय करते हैं कि हम लोग कैसे चलें। जी, शीशे मेरे जो है बंद भी हों अगर, जी, तब भी दिल शीशे की तरह साफ रहता है, जी, ज़बान भी शीशे की तरह साफ रहती है। जी, दिल में कोई बात ऐसी नहीं रहती। हाँ, ये ज़रूर है जी, कि ये बातें और ये प्रचार वो लोग करते हैं, जी, इसका अहित नहीं बता पाते। जी, वो साबित करने में लगे हैं जी, कि मैं जनता के बीच में नहीं रहता। जी, और मेरी ताकत या मुझको मिलने वाला वोट ये साबित करने में लगा हुआ है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ।
तो ये एक न खत्म होने वाली लड़ाई है। जब कुछ नहीं मिला विपक्ष के पास तो ये कहते हैं, कल को ये भी कह सकते हैं कि चश्मा लगाते हैं, कल को ये भी आरोप लगा सकते हैं कि जीन्स पहनते हैं, नौजवानों की तरह रहते हैं, इतनी उम्र हो गई है। तो भाई इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। मैंने आपसे प्रश्न किया, अगर इस विधानसभा क्षेत्र में आम दिनों में लोगों के सुख दुख में हम लोग शामिल न होते तो इतनी मोहब्बत और इतना प्रेम क्या मिलता? बिल्कुल। तो विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि कार्यकर्ता कहते हैं कि चाहे जितनी मेहनत करो यहाँ पर, लेकिन कोई भी नेता अखिलेश जी से मिलाने वाला नहीं होता है। अगर कार्यकर्ता अगर अखिलेश जी से मिलना चाहते हैं, तो आप क्या उनको मिलाते हैं? क्या आप उनको मिलाएँगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए अब मैं सभी कार्यकर्ताओं को तो नहीं मिलाया जा सकता है, लेकिन जो पार्टी के जो दिन-रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, जो सच्चे समाजवादी हैं, उनकी बात कर रहे हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता और बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलता हो। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ इंडिविजुअल फोटोग्राफ की जो तादाद है कार्यकर्ताओं की, वो आज तक जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक इतना कोई भी अपने कार्यकर्ता से सीधे नहीं मिला होगा जितना आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलते हैं। लोगों में ख्वाहिश है, फिर मैं एक बात आपको कहूंगा, ये मेरे विरोधियों के लिए चिंता का विषय है। मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन तब भी किसी गांव में हम लोग बगैर बताए पहुंच जाएं और अगर उस गांव में बता करके भी कुछ राजनीतिक लोग पहुंचे तो हम लोगों के साथ लोग ज्यादा बैठ जाते हैं, ये भी खलता है लोगों को। तो ये होता है, हम लोग को भी कहीं ना कहीं आप लोगों की मोहब्बत है, नेता देखकर जनता का मूड खराब होता है। हम लोग भी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे और हूटर बज के निकलता था तो हम लोगों के मन में अच्छे विचार नहीं आते थे हम लोगों को भी देख के। लेकिन ये भी हमारा सौभाग्य है कि राजनीति में होने के बाद भी कहीं भी हम लोग जाते हैं प्रेम भरपूर मिलता है, वरना आज के दौर में किसी नेता से कोई मिलना ही नहीं चाहता। लोग प्रचार करने जा रहे हैं, अंदर जो लेटा हुआ है उसको मालूम है कौन आया है, उसके बाद भी घर के बाहर नहीं निकल रहा। ये माहौल में भी अगर हम लोग जा रहे हैं और पूरा पूरा गांव हम लोगों के साथ आज भी टहलता है, विधायक न रहते हुए भी टहलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा कार्य किया होगा, कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम किया होगा लोगों को, कहीं ना कहीं उनसे पारिवारिक रिश्ते बनाए होंगे, तभी देता है। आपने जो किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि कोई ऐसा तरीका बनाया जाए। मैं भी ये चाहता हूँ। कई लोग मुझसे भी कहते हैं, क्योंकि मैं अपना सोशल मीडिया खुद चलाता हूँ, लोग सीधे तौर पर मेरे संपर्क में रहते हैं और आज के दौर में कोई शिकायत नहीं कर सकता कि वो संपर्क में नहीं रहते। मैं अपना व्हाट्सएप दिन भर में 1200 से 1500 मैसेज में रिप्लाई करता हूँ, कभी आप मैसेज करके देख लेना। नहीं, करते करता हूँ, रहते हैं मैसेज आप। रिप्लाई आता है। हाँ, मैं अपना व्हाट्सएप भी खुद चलाता हूँ, अपना फेसबुक भी मैं खुद ही चलाता हूँ, अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर जो अब एक्स हो गया, वो भी मैं खुद ही चलाता हूँ और सारे लोगों के मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ। तो इससे ज्यादा संपर्क में नहीं हो सकता। हाँ, मैं कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा कि जिससे जो नौजवान है, कोई ऐसा व्यवस्था हो जाए कि कम से कम यहाँ के नौजवान जाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिल सकें और उनसे बात कर सकें। हम लोग एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर रहे हैं पार्टी में कि जहाँ पर सीधे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी मोबाइल नंबर लगभग क्षेत्र में सैकड़ों लोगों के पास है और मैं इस विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 100 नौजवानों को जानता हूँ जो उनसे भी व्हाट्सएप पे बात करते हैं। कितने लोगों ने मैंने देखा वीडियो कॉल की फोटो डाली हुई है। तो इतनी सरलता से आसानी से मिलने वाला नेता नहीं, लेकिन अगर कोई साथी चाहेगा मिलाना तो मैं जरूर लेके आकर मिलाऊंगा। विरोधी दलों के नेताओं ने आपके ऊपर इतना कटाक्ष किया, आपको इतना कुछ प्रश्न पूछा आपसे, आपके भी कुछ प्रश्न होंगे ना, आप भी पूछिए। हम बिल्कुल जब जाएँगे इंटरव्यू लेने, अभी रामचंद्र यादव जी का भी, रुदौली विधायक जी का, उनका भी इंटरव्यू लेना है, आनंद सेन जी का भी इंटरव्यू लेना है, सभी लोगों का इंटरव्यू लेंगे हम। लेकिन उन नेताओं ने भले ही आपको प्रत्यक्ष रूप से ना कहा हो, लेकिन कहीं न कहीं सवाल को पूछने का आपसे प्रयास किया। तो अगर आपके भी कोई प्रश्न हो ऐसे सम्मानित नेताओं से पूछने का, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछेंगे। देखिए, मेरा कोई प्रश्न किसी के लिए नहीं है। मैं इसलिए भी ये आचरण रखता हूँ क्योंकि ये हमारा आपका घर है। तो कोई अगर मेहमान आया है तो उसकी 4 बात बर्दाश्त करनी चाहिए। यही बचपने में हम लोगों को सिखाया गया। तो अगर रुदौली कोई मेहमान आया है तो उसकी हम लोगों ने हमेशा बातें बर्दाश्त की, आगे भी करेंगे, उनसे कोई प्रश्न नहीं। जी, हम वो प्रश्न पूछना नहीं चाहते थे, लेकिन आप ये चीज़ कह दिए कि कोई घर में आया है तो थोड़ा बाहरी कुछ कहता है तो बर्दाश्त किया जाए।
आपने कहा था कि इस बार रुदौली का लाल रुदौली का रखेगा ख्याल, और रुदौली का लाल के रूप में नायक उसके आप थे। तो ऐसा क्या परिस्थितियां रही कि आपका जो नारा दिया था कि बाहिरी भगाओ, बाहिरी भाग नहीं पाए, दोनों बाहिरी अभी भी रह गए, एक बाहिरी अभी भी रह गया। आपको क्या लगता है कि रुदौली की जनता अ, किस प्रकार से, आपका ये नारा कैसे फ्लॉप हो गया? आपने कहा था कि बाहिरी भगाओ। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको। जी, अ, अगर आप राजनीतिक सोच रखिए, जी, पहली बात, मेरे बाहरी कहने से मतलब ये नहीं होता जी, कि इस विधानसभा क्षेत्र का कोई रहने वाला ना हो। जी, किसी ने दूर से आकर के इस विधानसभा की अगर सेवा की है, जी, तो वो उससे बेहतर है, जी, जो इस विधानसभा में रह के उस विधानसभा को कमज़ोर करता हो। जी, मेरी निगाह में बाहरी का ये नहीं है। जी, ये नारा मेरा नहीं था, जी, ये नारा इस जनता का था। जी, और आप चुनाव के परिणामों को, जी, मेरा अनुरोध है आपसे, जी, चुनाव के परिणामों को किसी की ताकत का जी, या जनादेश का आधार न माने। जी, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को वोट किया। जी, लोग गलतफहमी में ना रहें कि ये वोट उनको मिला। जी, और अगर ऐसी कोई गलतफहमी है, जी, तो मेरे ख्याल में जो है हम लोग को एक बार प्रयास करना चाहिए जी। कि अपने-अपने सिंबल हटा करके भी एक चुनाव लड़ें हम लोग। यानी आप तैयार हैं फिर से सिंबल हटा करके लड़ने मैं के कह लिए? रहा हूँ सब लोग, अच्छा, सब लोग। सारे लोग, जी, ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला। जी, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया है, जी, बहुत लगन से काम किया है। ये कह पाना, जब देखिए चुनाव हारती है समाजवादी पार्टी, तो ये कमी होती लड़ने वाले की। जी, लेकिन चुनाव जीतती है, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत उसमें शामिल होती है। बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार रही है, जी, तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने वाले की कमी है। जी, परंतु अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से इतने बड़े जनादेश से जीत जाए, तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था। जी, और हम लोग कहेंगे, हम लोग जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की पोलिंगें हैं, जी, वो भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में हरा के आए। जी, मैं आपको पोलिंगों का नाम बता सकता हूँ। जी, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हराया, भाजपा की परंपरागत पोलिंग है। आगे भविष्य में अगर हम लोगों की आचरण ठीक रहा, जी, अगर हम लोगों का तौर तरीका यही रहा, तो आने वाले भविष्य में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को, मैं इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे हम लोग हों, हम लोगों को सबका समर्थन मिला था। जी, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बड़ा जनादेश यहाँ पे मिला। इसका पूरा श्रेय आदरणीय विधायक जी को देना ये गलत होगा। जी। आपको हमारे साथ बात करके कैसा लगा विधायक जी? नहीं, आपसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, मैं ये आपके ज़रिए ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा जी, कि जनपद अयोध्या जी के जी, सभी सम्मानित नेता, जी, मैं आदर उनका करता हूँ, जी, आगे भी भविष्य में भी करता रहूँगा। जी, हाँ, इतना मैं उनसे ज़रूर कहूँगा जी, कि अपनी सोच को जी, एक सार्थक दिशा में लगाएँ, एक पॉज़िटिव वे में उसको देखें। राजनीति इस देश में ज़रूरी है, इस देश को समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी है, लेकिन राजनीति को ही धर्म ना बना लें। रुदौली की जनता आपको इतना चाहती है, आपसे इतना प्यार करती है, और रुदौली की जनता ने, जब से हमने न्यूज़ पर डाला कि हम रुश्दी मियाँ जी का इंटरव्यू लेने जाएँगे, लोगों ने कहा कब ला रहे हो, कब ला रहे हो इंटरव्यू, तो आपसे बहुत प्यार करती। तो रुदौली की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ शब्द बोल दीजिए रुदौली की जनता के लिए, जो उनको, उनके दिल को छू जाए, जो उनको अच्छा लगे। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, जी, ये सौभाग्य है मेरा जी, और रुदौली विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों की, यहाँ के बुजुर्गों की, यहाँ के माँ और बहनों की जी, ये दुआएं और मोहब्बत है जी, कि चुनाव 3-3 बार हारने के बाद भी जी, मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करता हूँ। जी, और मैं कहूँगा इस बात को, और आप लोग देख भी सकते जी, हैं। जहाँ पर जीतने वाले लोग बैठे हों, जी, वहाँ अगर हम लोग भी बैठे हों, जी, तो उनसे कम सम्मान हम लोगों को नहीं मिलता। इसके लिए मैं रुदौली की जनता का, रुदौली के नौजवानों का और रुदौली के तमाम बुजुर्ग और अपनी माँ और बहनों का हमेशा से एहसानमंद हूँ। जी, और मेरी कोशिश है कि जो विश्वास उनका मेरे ऊपर है, मैं उसी तरह चलता रहूँ ताकि वो विश्वास टूटने ना पाए। जी। तो ये हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के बेहद ताकतवर, बेहद दमदार, शानदार शख्सियत हमारे साथ थे अब्बास अली जैदी, रुश्दी मियाँ जी, रुदौली विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार।
हमने जनता के सभी सवालों को पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी निडरता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ हर एक प्रकार से पूछने का प्रयास किया। आपको ये इंटरव्यू देख करके कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपके अभी भी कुछ प्रश्न बाकी हैं तो आप कमेंट्स में बताएं। अगली बार अगर इंटरव्यू होगा तो हम जरूर पूछने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय प्रसार देखने के लिए और हमारा इस इंटरव्यू को एक अच्छा व्यूज देने के लिए और हम सबको इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।